उसने देखा मलिक और ईशा वहां नहीं थे। राघव इधर उधर उन्हें ढूंढने लगा कि तभी उसने उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना। बेचारी, वो भी इस मलिक के झांसे में आ ही गई। ये सुनकर राघव के होश उड़ गए। राघव को ईशा की फिक्र होने लगी और वो पागलों की तरह उसे पूरे गोल्फ कोर्स में ढूंढने लगा। यहाँ दूसरी ओर रोमी मलिक ईशा को लेकर गोल्फ कोर्स में स्थित होटल की लॉबी में आ गया। तभी ईशा ने उससे पूछा, मिस्टर मलिक, अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर मेरे रूम में है। तुम एक काम करो, मेरे साथ ऊपर मेरे रूम में चलो, हम वहाँ कॉफी भी पी लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। अपने कमरे पर पहुंचकर मलिक ने दरवाजा खोला और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वेलकम मिस ईशा, आइए। ईशा ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। उसके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज से उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। उसने बिना वक्त जाया किए मलिक से पूछ ही लिया, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? रूमी मलिक की नियत ईशा के लिए सही नहीं थी। वो ईशा की तरफ बढ़ा और बोला, मिस ईशा, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ अगर तुम वैसा वैसा करती हो तो ना ही सिर्फ तुम्हारे लिए मलिक एंटरप्राइज के दरवाजे खुल जाएंगे, बल्कि मैं तुम्हें फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर भी बना दूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना? रूमी मलिक ने ईशा की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, राघव, राघव, बचाओ। मलिक ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही धम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही मलिक पीछे देखने के लिए पलटा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो उड़ता हुआ एक कोने में जा गिरा। उसने धुंधली आंखों से सामने देखा तो वहां राघव खड़ा था। राघव गुस्से से पागल हो गया। उसने मलिक के चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया, जिससे मलिक के कुछ दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। राघव ईशा की तरफ मुड़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसने ईशा को एग्जामिन किया। ये संतुष्टि करने के बाद कि ईशा को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी थी, उसने ईशा को सोफे पर बैठाते हुए कहा, डरो मत ईशा, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम यहीं बैठो, मैं इसे इसकी औकात दिखा कर आता हूँ। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई, राघव, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी, जो कि इत्तेफाक से पास वाले रूम में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई थी और वहां चल रहे शोर को सुनकर वहां आ गई थी। राघव जानता था कि सोनिया एक एहसान फरामोश लड़की है और गुस्से में बौखलाए राघव ने सोनिया की तरफ देखा और कहा, निकल जाओ यहाँ से। पागल मत बनो राघव, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानते भी हो ये मलिक बहुत ही पावरफुल आदमी है, सोनिया ने राघव को समझाते हुए कहा। राघव ने गुस्से से सोनिया की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, किस तरह की दोस्त है ये? ईशा का हाल पूछना तो दूर, ये मुझे उसके दोषी को छोड़ने की सलाह दे रही है। इस बात से राघव का गुस्सा और भी बढ़ गया था। राघव ने मार मार कर मलिक की हालत खराब कर दी थी और मलिक बेहोश हो गया। मलिक को बहुत चोटें आई थी। अब राघव ने ईशा से कहा, चलो ईशा, घर चलते हैं। दूसरी तरफ रोमी मलिक को रोहित ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया क्योंकि वो काफी घायल था। हालांकि ईशा के चेहरे पर घाव इतने गहरे नहीं थे। तभी राघव ने उसे सलाह देते हुए कहा, तुम कुछ दिन अपने घर रहकर आराम करो, उसके बाद हॉस्टल वापस चले जाना। कि तभी राघव का फोन बजने लग जाता है। राघव जैसे ही स्नेहा का फोन उठाता है, दूसरी तरफ से स्नेहा की चिंता भरी आवाज आती है, क्या हुआ ईशा को? राघव, ईशा ठीक तो है ना? स्नेहा, ईशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? राघव ने स्नेहा से पूछते हुए फोन स्पीकर पर डाल दिया ताकि ईशा भी सुन सके, जिस पर स्नेहा ने कहा, मेरे पास ईशा की दोस्त सोनिया का फोन आया था, उसने बताया मुझे जो कुछ भी हुआ वहाँ पर। ईशा कहाँ है? तुम लोग हो कहाँ? स्नेहा दी, आप घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोचे आई हैं और कुछ नहीं। मैं अभी जीजू के साथ हूँ और हम लोग दोनों उनके घर जा रहे हैं। मैं इस हालत में घर नहीं आना चाहती, तो मैं कुछ दिन जीजू के घर पर ही रुकूंगी। राघव के कुछ बोलने से पहले ही ईशा बीच में ही बोल पड़ी और स्नेहा की बातों का जवाब दिया। ईशा की बात सुनकर स्नेहा ने घबराते हुए पूछा, पर तू वहाँ क्यों जा रही है? घर क्यों नहीं आ रही? दीदी, तुम तो जानती हो ना मम्मी का नेचर, खामखा नाराज होंगी। मैं तो बस एक मीटिंग के लिए आई थी, मुझे क्या पता था। खैर, मैं जीजू के साथ जा रही हूँ, कुछ दिन वहाँ रुकूंगी और ठीक होते ही हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। स्नेहा ने संतुष्ट होने के बाद राघव से कहा, थैंक यू राघव, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे तुमने गैर होकर जो कुछ किया वो कोई सगा भी ना करता। थैंक यू। ईशा का ध्यान रखना प्लीज। राघव ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और ईशा को कंफर्टेबल करते हुए बोला, देखो, हमारे घर में 2 कमरे हैं, एक मेरा और एक पापा का।
अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम हॉल में सोगी या फिर बाहर बालकनी में। ना ही बालकनी और ना ही हॉल में, मैं सोऊंगी आपके रूम में और आप अंकल के रूम में। अब राघव के सिंपल से रूम को देखकर ईशा बोली, काम चल जाएगा। एक काम करो, आप स्नेहा से मेरे कपड़े मंगा लो। ये सुनकर वो बोला, ठीक है। फिर राघव ने आगे कहा, जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाओगी प्लीज, मेरे कपड़े मारपीट में खराब हो गए हैं, मैं चेंज कर लूं। ईशा बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही राघव ने अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही वो लकड़ी का बॉक्स एकदम से चमचमाने लगा और फिर उसकी रोशनी से पूरा घर भर गया। राघव ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाया तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर क्या हुआ राघव के साथ? क्या है इस मिस्ट्री बॉक्स का राज? क्या ईशा को अपने घर में रखकर सही कर रहा है राघव? क्या इससे खड़ी होगी उसके लिए कोई नई मुसीबत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।